नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा। बेल्जियम और श्रीलंका छोटे छोटे मुल्क हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास तो किया, लेकिन वहाँ भी उनके सामने समस्याएं मुँह बाए खड़ी थी, चुनौतियाँ थी। बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1993 तक 4 संवैधानिक संशोधन किए, और इन 4 संवैधानिक संशोधनों को करने का उद्देश्य कि सभी लोगों को सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी मिले, कोई भी बेगानेपन का अनुभव ना करे, समस्याओं का सही तरह से निपटारा हो। इसलिए उन्होंने संवैधानिक संशोधन किए, और बेल्जियम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। उसने एक संघवादी व्यवस्था अपनाई, शासन के 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली व्यवस्था, जिसे संघवादी व्यवस्था कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। लेकिन इसके उल्ट श्रीलंका ने ऐसी कोई व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया, वो सिर्फ एकात्मक व्यवस्था पर चला। और जो वहाँ के तमिल लोग थे वो चाहते थे कि सत्ता का संघवाद हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, राज्यों में और केंद्र सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाए, उनकी भी सरकार में हिस्सेदारी हो। और इसी को लेकर तमिलों ने वहाँ पर आंदोलन किए और गृह युद्ध की स्थिति में श्रीलंका चला गया। जब हम इन दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि संघवादी व्यवस्था या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो बेहतर है। वो लोगों को के जो विवाद है उनको सुलझाने का समय देती है। बेशक फैसले देरी से आते हैं, लेकिन बेहतर आते हैं। काफ़ी वाद विवाद के बाद आते हैं, लेकिन लोकहित में आते हैं, जन कल्याण में आते हैं। इसलिए बहुत सारे देशों ने संघवादी व्यवस्था का अनुसरण किया है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, शक्तियों को बांट दिया गया है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में हिस्सेदारी की उन्होंने पालना की। अब आज का जो अध्याय है वो संघवाद, और इस संघवाद में हम पढ़ रहे हैं कि शासन की बहुसत्रीय पद्धति, ऐसा शासन जिसमें शासन का सिर्फ एक रूप नहीं होता है, बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। भारत एक संघ है, राज्यों का समूह है। राज्यों के समूह को संघ कहा जाता है, और भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सबको मिलाकर, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अगर बात करें यूरोप के मुल्कों की, तो यूरोप के मुल्क कुछ ऐसे हैं जो भारत के बड़े प्रांत हैं, उनकी जनसंख्या से भी उनका आकार छोटा है। रूस, जो सोवियत संघ रूस हैं, और रूस उत्तर प्रदेश के मुकाबले पड़ता है, जबकि जर्मनी महाराष्ट्र से भी छोटा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी जातीयता की, धर्म की, अक्षेत्रीयता की, भाषा की। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ऐसे प्रावधान दिए जिनसे हमारा देश गृह युद्ध की स्थिति में नहीं पहुंचा, विवाद नहीं हुआ, और हमने आसानी के साथ उन चीज़ों को सुलझाया है। संघवाद की हम विशेषताएं पढ़ेंगे, और इन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है बहुशासन सत्रीय पद्धति। भारत में शासन के 3 सतर हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की सरकारें, जिनमें आपकी जिला पार्षद आते हैं, ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है। अधिकार क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है कि राज्यों और केंद्र सरकार के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। एक सरकार दूसरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, चाहे वो कर लेने की बात हो, चाहे शक्तियों की बात हो, चाहे विषयों की बात हो, सबको अपने कानून बनाने का अधिकार है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियों में इनका बंटवारा किया गया। पहली सूची जो केंद्रीय सूची है, संघ सूची है। संघ सूची में 97 विषय हैं, जिनमें कि बैंकिंग, मुद्रा, संचार, रक्षा, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा जो राज्य सूची है, राज्य सूची में भी 62 विषय है, 62 विषय हैं, और इनमें राज्य अपने जो
अधीन या अपने नियंत्रण के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। और तीसरा समवर्ती विषय है। समवर्ती विषयों में भी इनकी संख्या है 52 है, और इनके ऊपर अमूमन जब कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कानून ही इनमें प्रभावी रहता है। चाहे वो गोद की बात है, चाहे विवाह की बात है, तलाक की है, उत्तराधिकार का मामला है, वो इस तरह के मामले समवर्ती सूची में आते हैं। संविधान संशोधन किए गए हैं। जब संविधान संशोधन की बात आती है, शक्तियों के बंटवारे की बात आती है, केंद्र और राज्यों के बीच की बात आती है, तो हम यहाँ ये भी सुनिश्चित कर लें कि केंद्र सरकार अकेले अगर राज्यों की शक्तियों को कम करना चाहें और वो संविधान संशोधन करना चाहती है तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ही संविधान संशोधन कर सकते हैं। अकेले ना राज्य सरकार कर सकती है ना केंद्र सरकार कर सकती है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की है। जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में या दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसको मध्यस्थता के लिए आना पड़ता है और उसके आदेश सर्वमान्य होते हैं। अगले उसमें हम चर्चा करें भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, सूची एवं विषयों के बारे में पढ़ेंगे। 3 सूचियों में सभी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्यवर्ती सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची या केंद्रीय सूची, राज्यवर्ती सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची की बात हम करते हैं, संघ सूची के वो विषय जिन पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है उन्हें संघ सूची कहा जाता है। इसके अंदर संघ सूची में रक्षा, प्रतिरक्षा, पैरामिलिट्री फोर्सेज, CISF, ITBP, BSF, CRPF ऐसी प्रतिरक्षा जो मामले हैं, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, केंद्र सरकार को है। दूसरी सूची है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची में 62 विषय हैं और राज्य सूची राज्य के अधीन आते हैं। ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं उन्हें कहा जाता है राज्य सूची। पुलिस, व्यापार, सिंचाई, वाणिज्य ऐसे मामले हैं जिन पे कि राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में तलाक, गोद, उत्तराधिकार और शिक्षा जैसे मामले आते हैं। वन का मामला इसमें आता है। जब किसी मामले पर, किसी विषय पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही कानून समवर्ती सूची पर लागू होता है। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश उन्हें कहा जाता है जो किसी वजह से छोटे आकार के चलते स्वतंत्र राज्य नहीं बन पाए, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार शामिल हैं। अगर हम 1-2 जगह को छोड़ दें, दिल्ली जैसे अर्धराज्य अपवाद को छोड़ दें, तो बाकी जगह पर केंद्र सरकार ही इनको शासित करती है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि ही वहाँ पर या केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहाँ पर केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना करवाता है। भाषाई राज्य हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषाई राज्यों से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे राज्य जिनका गठन भाषा के आधार पर किया गया। जब 1947 में हम जब नए लोकतंत्र में पैदा हुए, हमने नई लोकतंत्र पद्धति अपनाई, तो ऐसे में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। इन भाषाओं को लेकर राज्यों के गठन की चुनौती थी। बहुत सारे राष्ट्रीय नेता इस बात से डरते थे
कि जो भाषा के नाम पर विवाद हो रहे हैं वो कहीं देश की अखंडता को तोड़ ना दे, कहीं देश के टुकड़े ना हो जाए, देश को कहीं एक और विभाजन का सामना ना करना पड़ जाए। लेकिन भारतीय संविधान ने हमें ऐसी विशेषताएं और ऐसे प्रावधान दिए हैं जिनके कारण हम श्रीलंका जैसी विवाद की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। अगर हम भाषाई राज्यों की बात करें, 1956 में भाषा के आधार पर पहला पुनर्गठित राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। हरियाणा को भी भाषा के आधार पर बनाया गया था। एक पंजाबी समूह और एक हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले लोगों का समूह था और भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और जिससे देश के अंदर एकता सद्भावना बनी रही और हमें किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई। भाषा नीति की बात करते हैं तो भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 40% है, लेकिन हम 40% वाले लोग हिंदी को सब लोगों पर नहीं थोप सकते थे। 1991 के आंकड़ों के अनुसार 1500 ऐसी बोली एवं भाषाएं थी जो लोगों की मातृभाषा है और इसलिए हमारे सामने समस्याएं रही। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन भी हुए और हमने हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में रखा है। केंद्र सरकार की जब कोई परीक्षा होती है तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में हम परीक्षा दे सकते हैं। 1965 तक अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य माना गया था कि जिसमें राजकीय कामकाज होते रहेंगे, उसके बाद हिंदी में काम होंगे। लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये उग्र विवाद हुआ, इसलिए अंग्रेजी को आज तक हमने जारी रखा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं वो कहीं इसका ज़्यादा फ़ायदा ना उठा लें, लेकिन फिर भी हमने भाषा नीति के साथ 22 भाषाओं के साथ आगे बढ़ना तय किया और आज भाषा के नाम पर ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं है। गठबंधन सरकार है। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है और ये दौर 1989 के बाद देखने को मिलता है, 1990 के दशक में देखने को मिलता है। हमने ये पढ़ा कि कैसे 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर और 1989 तक 89 तक एक राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें भी रही, उन्हें स्पष्ट बहुमत भी मिला। लेकिन बाद में हमारे सामने ये समस्याएं खड़ी हो गई। हम देश को बार बार चुनावों में नहीं धकेल सकते थे, इसलिए समान विचारधारा वाले जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने अपने गठबंधन तय किए। और भारतीय राजनीति में 3 तरह के गठबंधन हैं। पहला गठबंधन है एनडीए, दूसरा गठबंधन है यूपीए और तीसरा है लेफ्ट। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक अलायंस गठबंधन है। भाजपा इसका मुख्य घटक दल है और आज भी और अटल जी के समय में भी एनडीए सत्ता में रहा। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कांग्रेस इसका घटक दल है। 2004 से लेकर 2014 तक ये सत्ता में रहे, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रहे। लेफ्ट वाम मोर्चा जिसे कहा जाता है, जिनकी विचारधारा इन 2 गठबंधनों से अलग है। जब वो तीसरे मोर्चे की स्थापना करते हैं तो उसमें लेफ्ट आ जाते हैं, वाम दल आ जाते हैं। 1989 के बाद जब हम देखते हैं कि चाहे वो वीपी सिंह जी थे, चंद्रशेखर जी थे, उसके बाद नरसिंह राव जी की सरकार बनी, फिर देवगौड़ा जी आए, इंदर कुमार गुजराल जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। बाद में यूपीए के नेतृत्व में 10 साल तक वो सत्ता में रहे। एनडीए की सरकार बनी 2014 से अब तक। ये सभी गठबंधनों का दौर है जिसमें राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, एक एजेंडा तय करते हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम
तय होता है कि हम किन किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हम किन कामों को वरीयता देंगे, कौन से काम हमें करने हैं। तो इस प्रकार का ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक एजेंडा है जो चलाया जाता है, आपस में सहमति बनाई जाती है। इससे जहां देश को फ़ायदा हुआ है तो कुछ नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये है कि हमें बार बार चुनाव में नहीं जाना पड़ता है और देश के ऊपर अतिरिक्त जो बोझ है जो चुनावी खर्च से पड़ता है वो बच जाता है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि गठबंधन सरकारों में कोई न कोई राजनीतिक दल ऐसा दुआ बनाता है जिससे कि उस जो सही काम है वो भी रुक जाते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण अथवा 73वां संवैधानिक संशोधन। भारत को एक रक्त रंजित आज़ादी मिले। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और इसके बाद देश के सामने बहुत सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी, जिसमें कि क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं थे फिर भी हमने सभी समस्याओं को धीरे धीरे से निपटाया, उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया और हम एक सुदृढ़ लोकतंत्र का आधार बने। हमने लोगों के में लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी की, सब लोगों को साथ लेकर चलने की सोच जो थी वो कामयाब रही और हमने भी 73वां संवैधानिक संशोधन किया। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो भारत में अब तक सत्ता के सिर्फ 2 ही स्तर थे, अब तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया, जिसे कि पंचायती अधिनियम भी कह सकते हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन अधिनियम भी कह सकते हैं। 1993 के बाद जब ये चीज़ें लागू हुई तो इनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और शक्तियों का भारत में विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। हमने 3 सत्रों में शक्तियों को बांट दिया। हम उसी तीसरे स्तर की चर्चा करेंगे 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। किस प्रकार से हमने पंचायतों को एक सुदृढ़ आधार दिया, नियमित चुनाव प्रणाली करवाई, महिलाओं को 1/3 जो सीटें थी वो प्रदान की गई, आरक्षित की गई। इसी प्रकार की विशेषताओं के साथ हम 73वां संवैधानिक संशोधन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 73वें संवैधानिक संशोधन में हम पढ़ते हैं नियमित चुनाव। अभी तक जो पंचायतों के चुनाव थे 1992 तक वो नियमित नहीं थे, कभी हो जाते थे कभी नहीं होते थे, वो राज्य पर डिपेंड करते थे। अब सरकार ने ये तय किया कि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, नियमित चुनाव होंगे, किसी भी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं होगी। और इन नियमित चुनावों के लिए एक राज्य का स्वायत्त जो चुनाव आयोग है उसका गठन किया गया, जो मतदाताओं को शामिल करने का काम करता है, सूचियां बनाता है और फिर पंचायत चुनावों की व्यवस्था करता है। उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए स्थान है। संविधान में जो जातियां पिछड़ी हुई थी उन जातियों को आगे विचारधारा में लेके आने के, विकास की विचारधारा में आगे लाने के लिए, अग्रणी करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसी प्रकार की व्यवस्था पंचायती जो अधिनियम था उसमें भी की गई। उन्हें उनके पद आरक्षित कर दिए गए, उनके जो वार्ड हैं, उनके जो जोन हैं, उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ आरक्षित जाति का ही आदमी चुनाव लड़ सकता है, दूसरा नहीं लड़ सकता है। तीसरा है हमारा कि महिलाओं का आरक्षण। महिलाएं जो समय समय पे मांग उठाती रहती हैं कि उन्हें लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और जो तीसरा स्तर हैं उनमें भी उनकी भागीदारी हो, 1/3 सीटें उनको मिले, लगभग 33% सीटें उनको मिले। लेकिन ऊपर की व्यवस्था में ये लागू नहीं हुई है, लेकिन तीसरे स्तर में जो शासन का तीसरा स्तर है स्थानीय स्वशासन, उसमें इसको लागू कर दिया गया है। महिलाएं मेंबर चुनी जाती हैं, पंचायत की सदस्य चुनी जाती हैं और 1/3 अनुपात में चुनी जाती हैं। वो भी ग्राम पंचायत का हिस्सा बनती है, जिला परिषद का हिस्सा बनती है और पंचायत समिति का हिस्सा बनती हैं। इसलिए महिलाओं की सीटें भी आरक्षित कर दी गई। वित्तीय स्वायत्तता के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। वित्तीय स्वायत्तता, जब राज्य सरकार कर लगाती है तो उन करों का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत को भी जाता है, ताकि वो भी अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके, गांव का बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो, विकास हो, लोगों को
ऐसा लगे कि चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, वो उनके विकास के प्रति संजीदा है, उनके प्रति एक सोच रखती है कि कैसे भारत के नागरिक हर प्रशासनिक व्यवस्था में, हर शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से हिस्सेदारी कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।